हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी क्लास में आप सबका स्वागत है। कल हम पढ़ रहे थे संचयन का पाठ स्मृति, जिसके लेखक हैं श्री राम शर्मा। श्री राम शर्मा जी ने, जैसे मैंने कल आपको बताया था, कि उन्होंने अपनी पुरानी बाल्यकाल की यादों का वर्णन किया है कि बाल्यकाल में उनके साथ ऐसी घटना घटी जिसका उन्हें आज तक वो उसके बारे में सोचते रहते हैं, उसका ध्यान करते हैं। उसी का वर्णन उन्होंने इस पाठ में किया है। कल हमने पढ़ा था कि किस तरह से उनके भाई ने उन्हें चिट्ठियाँ निकालने के लिए दी और कहाँ महत्वपूर्ण चिट्ठियाँ हैं। वो खुशी खुशी चिट्ठी लेकर जा रहे थे और अपनी पुरानी आदत के अनुसार उन्होंने एक पास में कुआं था, उस कुएं में पत्थर मारा और साथ में, क्योंकि पत्थर को सिर्फ इसलिए मारते थे कि उन्हें सांप से फुंकार मरवाना, उसकी आवाज़ सुनना अच्छा लगता था और उन्हें लगता था कि अब इस सांप से फुंकार मरवाना मेरे बाएं हाथ का काम है। उन्हें खुशी होती थी। इसके लिए वो केवल पत्थर मारा करते थे और जब वो पत्थर मारते थे तो अपनी टोपी को हाथ में ले लिया करते थे कि कहीं टोपी ना गिर जाए। जब उनके भाई ने उन्हें चिट्ठियाँ दी तो उन्होंने उस दिन चिट्ठियाँ संभालने के लिए कि कहीं खो ना जाए, गिर ना जाए, क्योंकि उनके कुर्ते में जेबें नहीं थी, तो उन्होंने वो चिट्ठियाँ जो हैं वो अपनी टोपी में रख ली थी। लेकिन कुएं में पत्थर मारते हुए लेखक को याद नहीं रहा कि आज उसने तीनों चिट्ठियाँ अपनी टोपी में रखी हुई हैं। प्रतिदिन की आदत थी, रास्ते में कुआं पड़ा, मन हुआ कि चलो, क्योंकि वहाँ से निकलते आते जाते वो पत्थर जरूर मारते थे, तो आदतन उन्होंने उस दिन भी पत्थर मारा और टोपी हाथ में ले ली। लेकिन टोपी में जो रखी चिट्ठियाँ थी वो तीनों चिट्ठियाँ कुएं में चली गई। लेखक ने उसका जो वर्णन किया है वो बहुत ही सजीव वर्णन है, क्योंकि जो हमसे काम करने के लिए कहा जाए और ये भी कहा जाए कि ये काम आज ही हो जाना चाहिए, महत्वपूर्ण काम है, और उसी काम में हमसे गलती हो जाए तो अपने आप में बहुत अफसोस होता है। ऐसा ही अफसोस लेखक को भी हो रहा था कि अब क्या करें। चिट्ठियाँ उसकी पहुँच से बहुत दूर जा चुकी थी, अब चिट्ठियाँ कैसे पाई जाए ये सोचने में लगा था। थोड़ी देर तक वे कुएं के किनारे बैठे सोचते रहे कि आखिर क्या करें। जैसे मैंने कल बताया था, कई युक्ति उनके मन में आई। एक तो आई कि कुएं में मिट्टी फेंक देते हैं, सारी चिट्ठियाँ दब जाएंगी और जाके बोल देंगे कि चिट्ठियाँ तो डाकखाने में डाल। लेकिन लेखक को झूठ बोलना नहीं आता था। उसने कहा अगर झूठ पकड़ा गया तो भी भाई से मार पड़ेगी। फिर उन्हें लगा कि ऐसा करता हूँ कि यहाँ से भाग जाता हूँ, कि जब भाग जाऊँगा किसी को कुछ बताने की नौबत ही नहीं आएगी। अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं कि छोटी सी भी अगर उनसे भूल हो जाती है, अगर घर में माता पिता का किसी का डर होता है तो अपनी एक गलती को छुपाने के लिए वो क्या तो और गलतियाँ करते हैं और कभी कभी तो एक ऐसे जोखिम भरे कदम उठा लेते हैं जो शायद उन्हें नहीं उठाने चाहिए। कितनी बार बच्चों आप कुछ जानते हैं, आपके मार्क्स आते हैं, नंबर आते हैं, आपको पता है कि आज नहीं तो कल आपके पेरेंट्स को तो नंबर पता चल जाएंगे ना, लेकिन फिर भी आप जब जाते हैं तो जाके अपने नंबर कभी कभी ज़्यादा बता देते हैं, या फिर जाके बोलते हैं जितने नंबर मेरे हैं मेरी क्लास में सबके नंबर इतने ही हैं, किसी के भी अच्छे नहीं आए। आप झूठ बोलते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि आज नहीं तो कल सच्चाई का पता तो चलेगा ही, और जब सच्चाई का पता चलेगा तब कितनी मार पड़ेगी। ये बात भविष्य के बारे में बच्चे नहीं सोचते, वो सिर्फ आज के बारे में सोचते हैं कि आज का पेपर बच गया, पिटने से बच गया। वैसा ही लेखक ने भी सोचा था और अब उसने जब बहुत देर तक सोचता रहा क्या करें, फिर उसके दिमाग में एक उपाय आया। उसने कहा कि अगर मैं भागता हूँ तब भी जान जोखिम में है, घर जाता हूँ तो भाई बुरी तरह मारेंगे तब भी बहुत ज़्यादा पिटाई होगी, यानी चारों तरफ से मुसीबत ही मुसीबत है। तब उसने निर्णय किया कि ऐसा करता हूँ, कुएं में जाकर चिट्ठियाँ निकाल लेता हूँ। लेकिन 36 फीट गहरा कुआं था, उस कुएं में उतरना, फिर वहाँ नीचे सांप था जहरीला, उस सांप का आमना सामना करना, चिट्ठियों को उठाना बहुत जोखिम भरा कार्य था, और वो भी सिर्फ 11 साल के बच्चे के लिए। आज तो फिर भी 11 साल का बच्चा सब समझदार हो जाता है, लेकिन जिस समय की उन्होंने वर्णन किया है 1908 का वर्णन है, उस समय तो 11 साल के बच्चे बहुत नासमझ होते थे, बहुत ज़्यादा बचपना होता था उनमें। फिर भी लेखक ने वो निर्णय किया
उसने ये योजना अपने छोटे भाई को बताई जो लेखक के साथ में था। छोटा भाई रोने लगा कि उसे मालूम था, रोने का कारण यही था कि ये बहुत ही कठिन कार्य है और सीधा मौत के मुंह में जाने वाला है। लेकिन लेखक ने तो सोच लिया था कि मरना तो है, घर जाके भाई की मार से भी मरना है, भाग गया तो वो भी एक तरह से मौत ही है, और अगर कुएं में उतरता हूँ चिट्ठियाँ मिल गई तो बहुत अच्छी बात है, चिट्ठियाँ नहीं मिली तो मौत भी हो जाए तो कोई परवाह नहीं। लेखक ने लिखा है कि दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती हैं। यानी लेखक ने दृढ़ संकल्प कर लिया, पक्का इरादा कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी परेशानी सामने आए, अब उसे कुएं में उतरना है और चिट्ठियों को वापस लाना है। लेखक ने ये योजना बनाई, अब उसने अपनी योजना को अंजाम दिया। लेखक ने बताया था कि वो धोती कुर्ता उसने पहना हुआ था, तो दोनों भाइयों ने अपनी दोनों की धोती उतारी, 2 धोती वो हो गई। दोनों भाइयों ने ठंड की वजह से एक एक धोती अपने सर पे बांधी हुई थी। दोनों ने वो धोतियां भी अपनी सर की खोली, और एक धोती थी जिसमें उनकी माँ ने उन्हें चने दिए थे कि इन्हें मक्खनपुर से ढूंढवा लाना। उन्होंने वो वाली धोती भी खोली। अब उनके पास 5 धोतियां थी। जो कुआं होता है आपने देखा, उसमें जब हम कुएं से पानी निकालते हैं तो उस पर एक चरख बनी होती है, उसमें रस्सी लपेट के और तब कुएं के अंदर बाल्टी वगैरह डाली जाती है। तो वो जो चरख थी उसके ऊपर लेखक ने, जैसे रस्सी होती है उसी तरह से थोड़ी सी रस्सी भी वहाँ कुएं के पास पड़ी थी, उस रस्सी को बांधा, 5 धोतियाँ बांधी, अच्छी तरह से गांठ लगाई और उस चरख पे लपेट के उसने नीचे रस्सी बना दी। एक सिरे पर जो कुएं के अंदर जाना था धोती का सिरा, उसमें उसने डंडा बांध दिया, और दूसरा सिरा उस चरख के ऊपर, उसको जो कुएं के ऊपर एक तरह से डंडा लगा होता है उसके ऊपर उसने लपेट के दूसरा सिरा उसने अपने छोटे भाई को पकड़ा दिया। और अब उस धोती के सहारे लेखक ने नीचे उतरने का निर्णय लिया। लेखक हाथों के बल नीचे उतरने लगा। जैसे ही वो नीचे उतर रहा था, उसका भाई जो था वो रोने लगा। उसे डर लग रहा था कि भाई इतना जोखिम भरा कार्य क्यों कर रहा है, आखिर वो इसमें क्यों उतरना चाह रहा है जहाँ मौत सामने खड़ी है। लेकिन फिर भी उसने अपने काम को अंजाम दिया, धीरे धीरे धोती के सहारे नीचे उतरने लगा। पहली बात, कहीं भी पैर बिना टिकाए केवल धोती के सहारे ही उतरना, वो भी जोखिम भरा था। लेखक नीचे उतरता गया। उसने ये सोचकर वो नीचे उतरा था। उसने भावी योजना ये बनाई थी कि नीचे जाऊंगा, डंडा इसीलिए बांधा था कि डंडे से सांप को मारूंगा और अपनी चिट्ठियां उठा लूंगा, क्योंकि जैसे मैंने कल बताया था, लेखक ने वर्णन किया है कि सांप को मारना उसका बाएं हाथ का काम था। उससे पहले न जाने उसने कितने सांप मारे थे, तो उसकी योजना ये थी। लेकिन लेखक ने इसे बताया कि कभी कभी भावी योजनाएं भी कितनी मिथ्या हो जाती हैं, यानी कितनी उल्टी पड़ जाती है। हम सोचते कुछ है और होता कुछ है। हमारी जो हम पहले की जो हमारी सोच होती है वो उसके विपरीत कार्य हो जाता है। परिस्थितियां भी तो एक तरह से भावी योजनाओं पर डिपेंड होती हैं, उस पर निर्भर होती हैं। ऐसा ही लेखक के साथ हुआ। उसने योजना बनाई थी वो नीचे जाएगा, सांप को मारेगा, चिट्ठियां उठा लाएगा। लेकिन जैसे जैसे वो नीचे उतरता गया उसे लगने लगा कि यहाँ तो सांप को मारना बहुत मुश्किल है। उसने बताया कि 36 फीट गहरा कुआं था, कुएं में पानी नहीं था, सूखा हुआ था, इसीलिए उसमें सांप साफ दिखाई दे रहा था। और उसने बताया कि जो कच्चे कुएं होते हैं, जो पुराने कुएं होते थे, उनका जो डायामीटर होता था, जो उनका व्यास होता था, वो कम होता था। तो वो नीचे की जो उसकी चौड़ाई थी बहुत कम थी। वहाँ एक तरह से वो उसके डंडे को चलाना, क्योंकि डंडे को घुमाकर ही सांप को मारा जा सकता था, तो डंडे को घुमाने की जगह ही वहाँ नहीं थी। लेखक ने कहा कि जब नीचे जो धरातल था कुएं का, कि उससे मैं केवल 3-4 गज ऊपर रह गया था कि उसी समय अचानक मेरी नज़र नीचे पड़ी। नीचे देखा तो बीचों बीच सांप जो है वो अपना फन हवा में लहराए हुए बैठा हुआ था। जैसे सपेरा बीन बजाता है और सांप फन को लहराता है, वैसा ही लेखक की धोती के साथ सांप कर रहा था। वो धोती जिस तरह नीचे हिलती थी, धोती में डंडा बंधा हुआ था, वो डंडा जहाँ जहाँ जाता था वैसे ही सांप का फन हिलता जाता था।
और सांप बीचों बीच था। कहीं भी किसी भी किनारे पर अगर लेखक उतरता तो सांप चारों ओर कहीं भी बात कर सकता था और उसकी मृत्यु निश्चित थी, वो उसे अवश्य काटेगा। लेखक को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, क्योंकि नीचे कुएं में उतरने की जगह ही नहीं थी। अब काफी देर तक वो लटका रहा, लटके लटके पैर हाथ भी दर्द करने लगे। तो उसने सोचा कि पैर को थोड़ा सा सहारा दे दूं। उसने अपने पैर जो है वो थोड़े से कुएं के किनारे पर टिका दिए। जैसे ही किनारे पर टिकाए वहां से थोड़ी सी मिट्टी झड़ी और सांप ने उसी मिट्टी के ऊपर भयंकर फुंकार मारी। फुंकार के कारण पूरा कुएं में आवाज गूंजी। छोटा भाई ऊपर बैठा था, उसकी तो मानो चीख ही निकल गई। उन्हें लगा कि भाई के ऊपर लगता है सांप ने हमला कर दिया। अब वो भी उसने कहा कि मैं भी डर के मारे और थोड़ा ऊपर चढ़ गया। फिर उसने देखा कि सांप की स्थिति बदल गई थी। जो सांप कुएं में बीचों बीच था अब वो किनारे पर आ गया था, क्योंकि उसने मिट्टी पर किनारे पर वार किया था। ये देखकर लेखक को योजना समझ में आ गई। उसने अपना प्लान बना लिया। उसने इस युक्ति से अपनी योजना बना ली कि अब जो पहली योजना थी वो तो गलत साबित हो गई। सांप को तो मारा नहीं जा सकता, पर हाँ सांप का ध्यान बढ़ाकर चिट्ठियां उठाई जा सकती कि उसको किनारे पर कर दिया जाए किसी युक्ति से, ऐसी मिट्टी डालकर, और दूसरी साइड से चिट्ठियां उठा ली जाए। अब उसने अपने इसी कार्य को अंजाम देना शुरू किया। उसने फिर दोबारा थोड़ी सी मिट्टी किनारे पर डाली। सांप ने उस पर फुंकार मारी और वो एक किनारे पर आकर खड़ा हो गया। लेखक ने वहां किनारे पर खड़े खड़े एक चिट्ठी उठा। अब दो चिट्ठियां और थी जो सांप के पास पड़ी थी। लेखक ने फिर वही योजना अपनाई। फिर दोबारा उसने थोड़ी सी मिट्टी जमीन से उठाई और फिर दूसरी तरफ फेंकी। सांप ने इस बार उधर वार किया और उसने अपने डंडे से एक चिट्ठी और खिसका दी। लेकिन जब वो चिट्ठी खिसका रहा था सांप ने दोबारा उसके डंडे पर ही वार किया और डंडे पर उसने कहा कि इतना सारा जहर उसने उगल दिया था कि वो डंडा जो है वो उसके जहर से गीला था। लेखक ने वहां वर्णन किया है, ऐसा लग रहा था मानो उसने अपनी शक्ति का सर्टिफिकेट मुझे दिया था, कि वो मुझे ये बताना चाहता था कि देख लो कि डंडे पर मैंने कितना जहर उगला है, मेरे अंदर कितना विष भरा हुआ है। वहां लेखक ने वर्णन किया है, बहुत सुंदर वर्णन किया है कि अरे मुझे उस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं थी, मुझे उसकी शक्ति का कोई प्रमाण पत्र नहीं चाहिए था। मैं तो पहले उसकी शक्ति का गायब हो चुका था, यानी मैं तो पहले उसकी शक्ति को मान चुका था कि इसमें बहुत शक्ति है, बहुत जहरीला है। अब लेखक के पास दो चिट्ठियां पहुंच चुकी थी, लेकिन एक चिट्ठी अभी भी बाकी थी। लेखक ने फिर देखा कि जहां सांप था उसके पूंछ के पास चिट्ठी पड़ी हुई थी। उसने अब फिर दोबारा धीरे धीरे वो चिट्ठी उठाने की कोशिश की। उसने जैसे ही चिट्ठी उठाई सांप ने फिर वार किया और लेखक का कहना है कि अब की बार सांप के और मेरे बीच में डंडा आ गया था। और उसने कहा कि अगर वो डंडा नहीं होता तो अब की बार सांप का वार मेरे पैर पर होता। लेकिन किस्मत अच्छी थी इसलिए वो बच गया। तीनों चिट्ठियां उसके हाथ लग गई थी और अब उसने सीधा तीनों चिट्ठियों को धोती के सिरे पर बांधा और ऊपर चढ़ गया। अब उसे लगा कि डंडा कैसे छोड़ा है, क्योंकि उस डंडे से तो उसे अपने बहुत प्यार था। उसने बताया कि उस डंडे को वो कभी अपने से अलग नहीं करता था। अगर उसकी जगह कोई भी समझदार आदमी होता तो उस डंडे को वहीं छोड़ता। जैसे बबूल की लकड़ी का ही तो डंडा है, कहीं से भी मिल सकता है, लेकिन इसे ही कहते हैं बाल्यकाल की नासमझी। उसने उस डंडे को भी उठाने की कोशिश की कि डंडा भी यहाँ छोड़कर नहीं जाऊंगा, डंडे को भी उठाना है। और उसने फिर दोबारा वही युक्ति अपनाई, थोड़ी सी मिट्टी किनारे से फेंकी और वहां से फिर सांप का जो है एक वहां से स्थान बदला और उसने अपना डंडा भी अपनी ओर खिसका लिया। इस जब वो डंडे को खिसका रहा था तब उसने कहा कि उसकी पूंछ जो है वो मेरे हाथ पर टकराई और वो इतना ठंडा था जैसे बर्फ की। उसने कहा तब मुझे एहसास हुआ, मेरा पूरा शरीर जो है मानो पूरे शरीर में झुंझुनाहट हो गई कि कितना ठंडा था। और काश पूंछ की जगह कहीं उसने पलट के वार कर दिया हो जब, तब लेखक जो है उसका कहना है अगर वो पलट के वार कर देता तो वास्तव में मेरी कहानी तो वहीं खत्म हो जाती। फिर उसने लेखक ने कहा कि जैसे तैसे मैंने उस डंडे को उठाया, डंडे को फिर दोबारा धोती में बांधा
और मैं ऊपर चढ़ गया। इस साहसिक कार्य में उसने कहा कि थोड़ी देर तक तो मैं और सांप दोनों एक दूसरे को देखते रहे। सांप लगातार मुझे देख रहा था और मैं उसे देख रहा था। वहां लेखक ने वर्णन किया है कि मैं जानता हूं सांप चक्षुश्रुवा होता है। चक्षुश्रुवा का अर्थ होता है आंखों से सुनने वाला। कहते हैं सांप के कान नहीं होते, वो अपनी आंखों से देखता भी है और सुनता भी है, इसीलिए वो एक टक लगातार लेखक को देखे जा रहा था। जरा सा भी लेखक हिलता तो वो भी हिलता था, यानी उसने सोच रखा था कि जैसे ये मुझ पर आक्रमण करे सीधा उससे पहले मैं करूं। लेकिन ना लेखक ने उस पर आक्रमण किया और ना सांप ने उस पर आक्रमण किया। उसने इस तरह से अपनी चिट्ठियां उठाई और उसके बाद धोती के सहारे ऊपर चढ़ने लगे। लेकिन छोटे बच्चे के लिए केवल एक धोती का सहारा लेकर 36 फीट ऊपर चढ़ना भी कोई मजाक का काम नहीं था। बहुत साहसिक कार्य था। लेखक ने इसे अंजाम दिया। पैर कहीं टिकाने की जगह नहीं, सिर्फ धोती के सहारे हाथों के पैरों के बल ऊपर चढ़ा। जब वो ऊपर चढ़ा तो उसने कहा थोड़ी देर तक तो मैं जैसे बेहोशी हो जाती है ऐसे थोड़ी देर तक लेटा रहा कि मेरी सांस जो है इतनी तेजी से चल रही थी कि एक तरह से धड़कन बहुत ज़्यादा तेज थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गया था, घबराहट भी थी। लेकिन एक खुशी थी कि चिट्ठियाँ उसके हाथ लग गई थी। इस तरह से लेखक ने एक असंभव काम को संभव कर दिया कि छोटे से कुएं से उसने वो चिट्ठियाँ हासिल कर ली। अब उसने कहा कि लेखक जब किनारे पर आया तो उसने फटाफट अपनी धोती पहनी, उसके भाई ने धोती पहनी, कानों में धोती बांधी, चने की जो धोती थी उसमें चने बांधे और उसके बाद दोनों भाई मक्खनपुर डाकखाने चिट्ठियाँ डालने के लिए चल दिए। लेकिन ये सारी घटना गांव का ही एक लड़का था, उसने देख ली थी। उन्होंने सबसे पहले उससे कहा कि चाहे कुछ हो जाए तुम इस घटना को मेरे घर में जाकर बताओ। उससे इस घटना को ना बताने के लिए कहा गया और उसके बाद वो खुशी खुशी मक्खनपुर डाकखाने में चिट्ठियाँ डाली। अब लेखक का कहना है कि मैंने लगभग 7 साल बाद उस घटना को अपनी माँ को बताया और जब मैंने अपनी माँ को वो सारी बात बताई, इतने सालों बाद मेरी माँ इतनी घबरा गई कि उसने मुझे अपनी गोद में ऐसे लिपटा लिया मानो जैसे चिड़िया पंखों में अपने बच्चे को समेट लेती है। उसने कहा कि मेरी माँ इतने सालों बाद भी डर गई और फिर उसने कहा कि इस तरह से मैंने उस साहसिक कार्य को अंजाम दिया। ये थी श्री राम शर्मा जी की स्मृति। साथ में उन्होंने वर्णन किया है, बेशक हम है साहसी तो लेखक था ही क्योंकि उसने साहस के बल पे इतना किया, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि हम वाले काल में कभी कभी गलत कदम उठा लेते हैं जो हमारे जान को खतरे में डाल सकते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये था हमारा पाठ स्मृति। आशा करती हूँ बच्चों आपको पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे फ़ोन करके मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।